गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे वन संसाधन की। आज का अपना टॉपिक है वन संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति बोल सकते हैं। और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद हम बात करेंगे विश्व में जो प्राकृतिक वनस्पति है कौन कौन से प्रकार की और किन क्षेत्रों में पाई जाती है। फर्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति कि वन जो संसाधन होते हैं एक मुख्य स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का अभिन्न अंग है। कह सकते हैं कि भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय क्या कहलाता है? प्राकृतिक वनस्पति। कि मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य के बिना किसी सहयोग के भौतिक दशाओं में विकसित होने वाला, स्वयं ही विकसित होने वाला पेड़ पौधे हो सकते हैं, पादप समुदाय, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं, स्वरूप के होते हैं और विभिन्न ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। बात करते हैं किसी भौतिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़ पौधे तथा वनस्पति, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे तथा झाड़ियाँ वनस्पति जात कहलाती है। क्या कहलाती है? वनस्पति जात कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक जैसे एक भौगोलिक प्रदेश होता है उसमें जितनी भी समस्त प्रकार की जातियाँ होती हैं, पेड़ पौधों की वनस्पति होती है, वो क्या कहलाती है? वनस्पति जात कहलाती है। और इन्हें जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग में सूचीबद्ध किया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधों की जाति विशेष के आधार पर जैसे वृक्ष होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, घास, लाइकेन आदि होते हैं, वो सूक्ष्म वनस्पति कहलाता है जो कि किसी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साहचर्य करते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृक्षों तथा झाड़ियों से आवृत एक बड़े भूभाग को हम क्या बोलेंगे? वन कहेंगे। वन अगर हम कहें, वन किसे कहेंगे? तो एक बहुत बड़े भाग पर वृक्षों का और जो झाड़ियाँ हैं उनसे ढका हुआ जो भाग होता है, भूभाग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? वन कहेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति में किसकी प्रधानता पाई जाती है? वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। बात करते हैं कि जो वनस्पति शास्त्री थे उन्होंने क्या किया? प्रकृति को, प्राकृतिक वनस्पति को उद्भव के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक होता है देशज, दूसरा होता है विदेशक। एक होता है देशक, दूसरा होता है विदेशक। उद्भव के आधार पर इन्होंने इसको दो वर्गों में विभाजित किया। देशक वे पौधे जो उसी देश में जिनकी उत्पत्ति होती है, देशी जिनको बोलते हैं, विदेशक बाहर से आए हुए। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मानव ने जैसे गेहूं की बात करी या अन्य फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या किया? जितने भी खरपतवार थे उनको वनस्पति से बाहर निकाल दिया और जो मनुष्य के काम की वस्तुएं थी उनको बोना प्रारंभ कर दिया। तो उद्भव के आधार पर अगर हम बात करें, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं देशज, दूसरे होते हैं विदेशक। अनेक जो विद्वान थे उन्होंने इनको बोरियल वन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति होता है और जिस प्रकार का भौतिक प्रदेश होता है दोनों में सहसंबंध पाया जाता है। कि जिस प्रकार का भौतिक प्रदेश होगा, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय है, उसी प्रकार की वहाँ पर क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। और प्राकृतिक वनस्पति हम किसे कहेंगे? कि भौतिक दशाओं में स्वतः ही उत्पन्न होने वाला पादप जो समुदाय है वो क्या कहलाएगा? वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति हम उसको कहते हैं। कि प्रकृति ने मानव को प्रदान की है। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति ऐसे पेड़ पौधे हैं जो स्वयं ही उग जाते हैं, जिनको मनुष्य नहीं उगाता है, वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। की भौतिक दशाओं में जिस प्रकार की भौतिक दशाएं होती हैं, उष्णकटिबंध है, मरुस्थल है, उसी प्रकार की वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसा आप जानते हैं मरुस्थलीय वनस्पति की अगर हम बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में गहरी जड़ों वाले, छोटी पत्तियों वाले ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कम वर्षा में भी अपने आप को क्या रख लेते हैं? जीवित रख लेते हैं। तो जिस प्रकार की भौतिक दशाएं होती हैं उसी प्रकार की उस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती हैं। वनस्पति की अगर हम बात करें कि वनस्पति में हम किस किस को शामिल करेंगे? वृक्ष हैं, झाड़ी हैं, लताएं हैं, महालताएं हैं, कंठलताएं हैं, तर्ण है, घास है और लाइकेन है। ये सब क्या हैं? एक वनस्पति के प्रकार हैं। अगर हम जैसे लाइकेन की बात करें तो लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन क्या होता है? भू सतह के इसमें पाए जाने वाला
कास्ट विहीन जो शैवाल या कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइकेन कहलाते हैं। जैसे टुंड्रा वनस्पति की अगर हम बात करें तो उसमें क्या मिलेंगे? लाइकेन, कि उसमें किसी भी प्रकार की कास्ट नहीं होती है, लकड़ी नहीं होती है, और इस प्रकार के जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म कास्ट विहीन जो शैवाल या कवक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। घास की बात करें, हम सभी जानते हैं तर्ण सदृश होते हैं, और केवल इतना ही नहीं कि तर्ण की जो पत्तियां होती हैं चौड़ी होती हैं, और जबकि घास की जो पत्तियां होती हैं पतली होती हैं। ग्रामीण परिवेश के सब बच्चे जानते हैं, दूब को आपने देखा होगा क्या है? घास है, सही है। पतली उसकी जो पत्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? बिल्कुल पतली होती हैं। तो ये बात की हमने कि जो वनस्पति है इसमें किस किस को हम शामिल करते हैं। वृक्ष आप सभी जानते हैं, विशालकाय वृक्ष भी होते हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं। जिस प्रकार का क्षेत्र होता है उसी प्रकार के उस क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार की अगर बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। पौधों को बढ़ने के लिए तापमान की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक पाई जाती है या वर्षा अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में वनस्पति भी सघन पाई जाती है। और ऐसे जो सघन वनस्पति वाले क्षेत्र होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की लताएं भी पाई जाती हैं। लताएं क्या होती हैं? स्वयं अपने ऊपर निर्भर नहीं रहती, सीधी पृथ्वी पर भी उग जाती हैं या भूभाग पे भी, लेकिन अगर कोई पेड़ मिल जाता है तो वह उसके सहारे आगे बढ़ जाती हैं। तो जो लताएं होती हैं तो इसी प्रकार से आगे वह बढ़ती हैं कि दूसरे पौधों पर विकसित होती हैं। दूसरे पौधों पर ज़मीन में उगी, लेकिन दूसरे पौधों पर चढ़ के और पूरे उस पौधे को क्या कर लेती हैं? कवर कर लेती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उन जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि ऐसे कौन से कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक हैं जो क्या करते हैं? वनस्पति को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट की बात करें, उच्चावच। फर्स्ट किसकी बात करते हैं? उच्चावच की बात करते हैं कि समतल जो ज़मीन होती है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं की कमी पाई जाती है, लेकिन अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ हो और इस प्रकार की, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में क्या होती है? वनस्पति की सघनता कम पाई जाती है, और जहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्रों की बात करें, वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो क्षेत्र मनुष्य की पहुंच से दूर होते हैं, जहां मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जैसे ही हस्तक्षेप होता है उस क्षेत्र में मनुष्य उन वृक्षों को काटकर अपने जो निजी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। तो जो पथरीली ज़मीन है उस पर वनस्पति की कमी पाई जाती है। आप सभी जानते हैं रेतीला जो मरुस्थल है उस पर वनस्पति की कमी पाई जाती है, क्योंकि रेतीला जो क्षेत्र होगा उसमें क्या? जल की कमी पाई जाती है। पथरीला जो मरुस्थल है उसमें भी वनस्पति की कमी पाई जाएगी, लेकिन जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है या घाटी वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक पाई जाती है। तो जो उच्चावच होता है वो भी क्या करता है? वनस्पति को प्रभावित करता है। अगर हम भारत की बात करें, सबसे अधिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? MP, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? MP में। कारण क्या है? कारण यह है समतल भूमि है, भूमिगत जल है, वो भी अच्छा है, नदियों का प्रवाहित क्षेत्र है, और सतपुड़ा, विंध्याचल ये पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, अमरकंटक है। तो जिसके कारण क्या, वो सभी दशाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। भारत की बात करें कि भारत में सर्वाधिक वनस्पति या सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कौन सा राज्य है? सर्वाधिक वन कौन से में? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेकंड बात करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी ये भी क्या करती है? वनस्पति को प्रभावित करती है। देखिए कैसे, आप सभी जानते हैं पौधों को बढ़ने के लिए सूर्य के तापमान की भी आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र की बात करें, तापमान अधिक पाया जाता है, आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है।
क्या होता है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी, आप सभी जानते हैं तापमान में क्या होती जाती है, कमी पाई जाती है। जैसे ही तापमान में कमी होगी तो वनस्पति को फलने फूलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमें सूर्य से प्राप्त होती है। तो भूमध्य रेखा से जो दूरी है वह भी क्या करती है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। आप सभी जानते हैं उष्ण कटिबंध की अगर हम बात करें, उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक पाया जाता है, आर्द्रता अधिक पाया जाता है। विश्व के सर्वाधिक जो जंगल हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कांगो बेसिन की बात करें, अमेजन बेसिन की बात करें, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतने अधिक सघन वन पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होती है, इतने अधिक सघन वन पाए जाते हैं और उन वृक्षों के साथ लताएँ पाई जाती हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, दलदल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, आप सभी जानते हैं कि जैसे ध्रुवों के पास जाते हैं बर्फ़ वाली स्थिति आ जाती है। टुंड्रा क्षेत्र में लाइकेन या घास छोटी मोटी या कोई फूल वाले पौधे वो उगाते हैं। तो जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में अंतर पाया जाता है। पानी की कमी होती जाएगी। भूमध्य रेखा आप सभी जानते हैं रोज़ दोपहर बाद वर्षा होती है। जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी ही अधिक वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन जब पानी की कमी होगी तो वनस्पति के प्रतिरूप में भी, स्वरूप में भी अंतर पाया जाता है। जितना अधिक कह सकते हैं कि वनस्पति को पानी मिलेगा, पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, उतने ही अधिक विशालकाय वृक्ष पाए जाते हैं या उतने ही बड़े आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कह सकते हैं कि हम पानी की कमी होती जाएगी, वृक्षों के आकार में भी अंतर पाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में खेजड़ी, रोहिड़ा इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी छाल मोटी होती है और पत्तियां छोटी होती है, ताकि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसको क्या किया जा सके, मंद किया जा सके। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आपने राजस्थान की और एमपी की अगर हम बात करें, एमपी में सर्वाधिक सांगवान का वृक्ष पाया जाता है, काफ़ी लंबे होते हैं। यूपी की बात करें, काफ़ी जो वृक्षों की ऊंचाई होती है 3-3 मंजिल तक, मकान की 3 मंजिल और वृक्षों की लंबाई बराबर होती है। कारण क्या है, जल की उपलब्धता है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपने देखा होगा खेजड़ी की हाइट क्या रहती है। तो कारण क्या है, जितनी अधिक जल की मात्रा पाई जाती है उतनी ही अधिक वृक्ष की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। तो भूमध्य रेखा अगर इन वृक्षों की बात करें, विशालकाय वृक्ष होते हैं। विशालकाय मतलब काफ़ी ऊंचाई लिए ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो भूमध्य रेखा से दूरी है वह भी क्या करती है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं 23.5 डिग्री से कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, उसके अलावा सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। जैसे जैसे हम शीतोष्ण प्रदेश, शीत प्रदेश की ओर जाते जाएंगे, क्या पाई जाएगी, सूर्य ताप में कमी आती जाएगी और उस कमी आने से ही क्या होगा, वनस्पति के प्रतिरूप में या उसके स्वरूप में भी अंतर आता जाएगा। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप में भी अंतर आता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तापमान की। टेम्परेचर आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वनस्पति, पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए एक सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, उसके लिए जितना आवश्यक होता है। जैसे हम फसलों के बारे में बात करते हैं ना, गेहूं को पकने के लिए इतना तापमान चाहिए, मक्का को इतना चाहिए, बाजरे को इतना चाहिए, तो सबका अलग रहता है। तो उसी प्रकार से जो भी हमारी वनस्पति होती है उसको फलने फूलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। न ही तो बिल्कुल कम तापमान में वह फलती फूलती है और न ही अत्यधिक तापमान में वह फलती फूलती है। दोनों ही क्या है, उस वनस्पति के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जल की अधिकता पाई जाती है, तापमान की भी अधिकता पाई जाती है, इसलिए वनस्पति अधिक पाई जाती है। वह तापमान इसलिए अधिक नहीं रहता। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो सर्वाधिक तापमान है भूमध्य रेखा पर नहीं पाया जाता, कर्क या मकर रेखाओं के आसपास पाया जाता है। कारण भी बताया था कि वहाँ पर शुष्कता अधिक पाई जाती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें या भूमध्य रेखा की बात करें, वहाँ पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसलिए तापमान क्या करता है, ऑटोमेटिक वह आर्द्रता तापमान को कम कर देती है। तो हमने बात करी किसकी, तापमान की, कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, तो जिसके कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पर वृक्ष जो होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, नमी की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, इसलिए वृक्षों में इस तापमान को सहन करने की शक्ति पाई जाती है। दूसरी अगर इसकी एक एग्जांपल दिया है कि माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका में, एक केनिया है, 5000 मीटर से अधिक
ऊंचे स्थलों पर तापमान में कमी पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर वृक्षों की जो मात्रा है उसमें भी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। कारण क्या है, उष्णकटिबंध में स्थित है, अफ्रीका उष्णकटिबंध में स्थित है। किलिमंजारो की बात करें, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे किसी पर्वत या पठार की ऊंचाई बढ़ जाती है, पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है, जैसे केनिया की बात करें, किलिमंजारो की बात करें, केनिया 5199 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तापमान में कमी आएगी तो वनस्पति में भी कमी पाई जाएगी। जैसे जैसे तापमान में कमी पाई जाएगी उसी प्रकार से वनस्पति में भी वहाँ पर कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पौधों को, वनस्पति को फलने फूलने के लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। हमने बात करी ऊंचावच की भूमध्य रेखा से दूरी की, और तीसरा अपना पॉइंट था, क्या था, तापमान। चौथी बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, आप सभी जानते हैं सूर्य का सीधा प्रकाश कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य प्रकाश में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा पर या जिस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, अधिक समय तक पड़ती हैं, वहाँ पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य ताप की आवश्यकता पड़ती है। और वृक्षों की आयु भी वहाँ पर अधिक पाई जाती है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हम बात करें, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तापमान अधिक पाया जाता है। तापमान अधिक पाया जाता है तो वृक्षों की जो ऊंचाई है वह भी अधिक पाई जाती है। वृक्षों की ऊंचाई है तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी आयु भी अधिक पाई जाती है। आयु मतलब आपने देखा होगा कि कई वृक्ष होते हैं 150 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 5000 वर्ष पुराना है। तो कारण क्या है कि सूर्य का प्रकाश। दूसरा इन्होंने कहा कि पेड़ों पर सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए आपस में होड़ लगी रहती है। आप देखना कई बार 2-5 पौधे एक साथ उगा देते हैं तो वो पौधे बड़ी जल्दी से तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी 2-5 पौधे एक साथ लगा के देखना तो उन पौधों में होड़ रहती है तीव्र गति से आगे बढ़ने की, ऊपर बढ़ने की, क्योंकि जो ऊपर निकलेगा उसी को सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो जो पेड़ होते हैं वो उनमें होड़ रहती है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए। और रोजवुड की अगर हम बात करें, एक वृक्ष पाया जाता है, वृक्ष का नाम है रोजवुड। उसके तने की अगर ऊंचाई की बात करें 300 से 400 फीट उसकी ऊंचाई पाई जाती है। रोजवुड की अगर हम बात करें, रोजवुड शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। रोजवुड की अगर हम बात करें 300 से 400 फीट की ऊंचाई इस वृक्ष की पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, वर्षा की। नंबर 5 वर्षा। आप सभी जानते हैं वर्षा और वनस्पति का सीधा सीधा संबंध है। जितनी अधिक वर्षा होती है उतनी ही अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। जैसे जैसे वर्षा की कमी पाई जाएगी वनस्पति के प्रतिरूप में भी अंतर पाया जाता है। देखिए कैसे, वर्षा अधिक, वनस्पति अधिक। कांगो बेसिन है, अमेजन बेसिन है, सघन वनस्पति पाई जाती है। कारण क्या है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती हैं। साथ में लताएं पाई जाती हैं जो उन वृक्षों के चारों ओर लिपटी रहती हैं। इतने अधिक सघन वन पाए जाते हैं कि मनुष्य उसको अंदर से क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके अंदर से जा नहीं सकता। इतनी सघन वनस्पति पाई जाती है। और उन वृक्षों की ऊंचाई इतनी अधिक पाई जाती है क्योंकि तापमान वहाँ पर अधिक पाया जाता है, और कि सूर्य का जो प्रकाश है वह धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। इतनी सघन वनस्पति पाई जाती है, लताओं में इतना अधिक सघनता होती है कि जो सूर्य का प्रकाश है वह धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। और वह जो क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र जो दलदली प्रकार के भी पाए जाते हैं। जहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा होती है वहाँ पर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, वनस्पति और वर्षा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। जहाँ जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी ही वनस्पति सघन पाई जाएगी। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी वनस्पति की सघनता भी कम होती जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता होती है, पादप अनुकूल कर लेते हैं। जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन कर लेते हैं उनको मरुद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे पादप जो शुष्कीय दशाओं में उत्पन्न हो सकते हैं या क्या कर लेते हैं, वातावरण से समायोजन कर लेते हैं, उनको मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन करते हैं, मरुद्भिद।
कई बार पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल में कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन सी प्रकार की, मरुद्भिद। कि ऐसे पादप जो शुष्क दशाओं में अपना अनुकूलन कर लेते हैं, ऐसी जो वनस्पति होती है उसको किस नाम से जानते हैं, मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति निम्न में से कौन सी है, कौन सी है, मरुद्भिद। इसमें जलोद्भिद हो सकता है, समोद्भिद हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे, मरुद्भिद। क्यों, मरुस्थल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति। दूसरा इन्होंने कहा जो मरुस्थल में वनस्पति विकसित होती है उसकी जड़ें गहरी पाई जाती हैं, 16 फीट तक उसकी गहरी पाई जाती हैं। पत्तियां छोटी होती हैं। पत्तियां छोटी इसलिए होती हैं ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पीकरण की जो दर है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अगर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा या उसको अधिक जल की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखना, जब उत्तर भारत की अगर हम बात करें, जब लू चलती है तो यहाँ पर हमारी गर्मियों में जो वृक्ष हैं उनके जो तने होते हैं उनकी मोटाई बढ़ जाती है। उनकी मोटाई इसलिए बढ़ जाती है, आप देखना जो खेजड़ी होती है उसका जो बाहर वाला जो तना होता है वह और अधिक हार्ड हो जाता है, ऐसे सूखे सूखे से वो छाल उसकी निकलने लगती है। उसका कारण क्या है, वो उस समय उसकी मोटाई इसलिए बढ़ जाती है ताकि जो वाष्पीकरण की दर है, आप सभी जानते हैं कि लू वाली स्थिति में जब तेज़ गर्म हवा के थपेड़े चलते हैं तो जब लू वाली स्थिति होती है तो जो वाष्पीकरण की दर है उसको कम किया जा सके तो प्रकृति क्या करती है, स्वतः ही इन चीज़ों का निर्माण कर लेती है। उस समय देखना आप जो तना है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि इसी प्रकार अगर हम बात करें वर्षा वन और दलदली क्षेत्रों की, कच्छ क्षेत्रों की, झील की, आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो वृक्ष अनुकूलित करते हैं, अनुकूलन करते हैं, उनको आर्द्रभिद के नाम से जानते हैं, उनको आर्द्रभिद के नाम से जानते हैं। या दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे वृक्ष जो अत्यधिक जल की जिनको आवश्यकता पड़ती है, अत्यधिक जल में उत्पन्न होने वाले जो वृक्ष होते हैं उनके साथ अनुकूलन करने वाले जो वृक्ष होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्द्रभिद। ऐसे वृक्ष जो आर्द्रता में उत्पन्न होते हैं क्या कहेंगे, आर्द्रभिद। ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक और था जिसको हम बोलते हैं समाद्रोभिद। क्या बोलते हैं, समाद्रोभिद। देखिए अर्थ क्या होता है, समान, कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं न तो ज़्यादा नमी सहन करने की क्षमता होती है, न ही अधिक शुष्कता सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ये तो न तो अधिक जल को क्या कर सकते हैं, जल के साथ अनुकूलन कर सकते हैं, न ही शुष्क दशाओं में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ये किस प्रकार के हैं, समादोभिद। समादोभिद मतलब समान, न तो इनको अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, न ही इनको कम जल की आवश्यकता पड़ती है। अधिक जल में भी ये पौधे जीवित नहीं रहेंगे और कम जल में भी ये पौधे जीवित नहीं रहेंगे। कम जल मतलब शुष्क दशाओं वाले क्षेत्रों में, अधिक जल अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। तो ये इस प्रकार की जो वनस्पति है वह न तो अधिक आर्द्रता को सहन कर सकती है और न ही अधिक शुष्कता को सहन कर सकती है। तो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उसको हम बोलते हैं समाद्रोभिद बोलते हैं। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति अपना अनुकूलन करती है उसको मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसको आर्द्र या आर्द्रोभिद के नाम से हम उसको जानते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं यहाँ आपको कि मैं एक टेबल बनाती हूँ कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कि जैसे उष्णकटिबंध है कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, शीतोष्ण कटिबंध है कौन से प्रकार की वनस्पति मिलेगी, उप आर्टिक है, आर्टिक है, इन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बताई है, आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे यहाँ जो वृक्ष होते हैं वो पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। देखिए एक होते हैं सदाबहार वन, ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं वो वृक्ष कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। ऐसे जो वृक्ष होते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उनको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है ऐसे क्षेत्रों में वो उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम पर्णपाती वनों की बात करें कि जैसे ही हमारे यहाँ मौसम शुष्क आता है, मौसम में शुष्कता आती है तो हमारे जो पौधे होते हैं वो पत्तियों को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई कोपलें आती हैं और फिर अपना उसी प्रकार से उस पौधे का जीवन चलता रहता है। तो कारण क्या होता है, जब पौधे में शुष्कता की कमी होगी तो उस समय पौधा क्या करेगा, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कि जल की कमी होने पर जो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उनको पर्णपाती वनों के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे नीम है, शीशम है, वर्ष में एक बार क्या करते हैं वो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब उनमें जल की कमी पाई जाती है उस समय क्या करते हैं वो पौधे अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको गिरा देते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, टेबल बना सकते हैं, इस अकॉर्डिंग बना सकते हैं, राउंड में बना सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय, उसके बाद शीतोष्ण, इसके बाद उप आर्कटिक और उसके बाद आर्कटिक। सही है, इनको कर दूं मैं साफ, इधर टेबल बना लेती हूँ, लिख देती हूँ। 5 पॉइंट हैं। उच्चावच की बात करिए, भूमध्य रेखा से दूरी की बात करिए, तापमान का, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ठीक है, ये सारे कारक हैं, ये क्या करते हैं? वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध की बात करते हैं, क्या पाए जाते हैं? मरुस्थलीय, उष्ण वनस्पति में मरुस्थल, सवाना वनस्पति, मानसूनी वन। क्यों? जिन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन मानसून से वर्षा होती है, इसलिए कौन से वन पाए जाते हैं? मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन। और एक इसमें पाए जाते हैं कौन से? वर्षा वन। ये इतने प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। सवाना, जो घास के मैदान है, देखिए क्या होता है, सवाना जो घास के मैदान होते हैं, जैसे ही वर्षा होती है, छोटी छोटी वनस्पति उगाती है, घास के मैदान उगाते हैं। सवाना की जो घास है अफ्रीका में पाई जाती है, सारा के मरुस्थल में भी पाई जाती है। मानसूनी वन है और वर्षा वन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतोष्ण की। अगर हम बात करें, शीतोष्ण में भी क्या पाए जाते हैं? एक तो सेम पाया जाता है मरुस्थल। शीतोष्ण में क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है मरुस्थल। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति, झाड़ मतलब झाड़ झाड़ियाँ, घास मैदान, और एक इसमें पाया जाता है जो घास भूमि बोल सकते हैं, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। देखिए शीतोष्ण वाले क्षेत्र की बात करें, मरुस्थल भी पाए जाते हैं उसमें, भूमध्य सागरीय झाड़ियाँ भी पाई जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति प्लस झाड़ियाँ। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अफ्रीका और यूरोप के मध्य का जो भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। खट्टे रसदार फलों के लिए जाने जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये गेहूं उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र होते हैं। बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जो ये घास जो मैदान होते हैं, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करने वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उप आर्कटिक की। तो यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, उत्तरी कोणधारी वन। कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। और आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक आप सभी जानते हैं टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। आर्कटिक में क्या पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। उप आर्कटिक में कोणधारी वन पाए जाते हैं। और ऐसे वृक्ष कोणधारी वन, आपने देखा होगा कि हिमालय पर्वत वाले जो क्षेत्र होते हैं, उनमें जो पेड़ होते हैं वो इस प्रकार के नहीं होते। मोस्टली हमारे उष्ण कटिबंध में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं या लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन कोणधारी वृक्षों की अगर हम बात करें तो आप देखना वो वृक्ष इस प्रकार के पाए जाते हैं, ताकि बर्फ़ गिरे और उनमें इतना अधिक लचीलापन होता है कि वह बर्फ़ कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इतने अधिक लचीले होते हैं कि वो बर्फ़ कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखिए एक प्रकृति की बहुत अच्छी विशेषता है कि जिस प्रकार का क्षेत्र होता है वह वहाँ उसी प्रकार की वनस्पति भी उत्पन्न कर देती है। जैसे कोणधारी वनों की हम बात करें तो बर्फ़ गिरेगी। देखिए मनुष्य ने इस प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा है। आपने देखा होगा कि जब जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ जो छतों के ढाल होते हैं वो भी इसी प्रकार से पाए जाते हैं। गोवा में देखना, गोवा में वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर जो वृक्ष छत हैं, घरों की जो छत बनी हुई है वो इसी प्रकार से पाई जाती है ऊपर से। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी कौन सा? उप आर्कटिक जो क्षेत्र है, बर्फ़ गिरती है, कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय वाले क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन इन वृक्षों की एक मुख्य विशेषता यह है कि जैसे ही इन पर बर्फ़ गिरती है वो बर्फ़ नीचे पहुंच जाती है। अगर इस प्रकार के पेड़ पर बर्फ़ गिरेगी तो पेड़ ही टूटेगा, लेकिन इन पेड़ों में लचीलापन अधिक पाया जाता है। और जैसे ही वृक्ष
पर बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ कहाँ पहुँच जाती है, नीचे पहुँच जाती है। फिल्में देखा करो, फिल्मों में, लेकिन देखना क्या, वो चीज़ देखा करो। कोणधारी वनस्पति है तो कोणधारी वनस्पति देखा करो, बर्फ़ है, मतलब प्राकृतिक चीज़ें देखें आप। तो जिस प्रकार का क्षेत्र होता है, प्रकृति ने उसी प्रकार की उसको विशेषताएं भी क्या की हैं, प्रदान की हैं। और आरक्तिक क्षेत्र की बात करें, टुंड्रा वनस्पति, जिसमें लाइकेन के बारे में मैंने बताया था कि क्या होती है, काष्ठ विहीन सूक्ष्म शैवाल या कवक होते हैं और छोटी छोटी घास पाई जाती है इस टुंड्रा क्षेत्र में। वो मोस्टली रूप से किससे ढका रहता है, काई, लीचेन और लाइकेन, इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और दूसरा मोस्टली बर्फ़ से ढका रहता है और जैसे ही बर्फ़ पिघलती है थोड़ी बहुत घास उगाती है। तो ये हमने किसकी बात करी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, प्राकृतिक जो वनस्पति है उसके जो स्वरूप है उसमें अंतर आता रहता है। तो जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, आर्टिक उपार्टिक, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, पवन की। कर दूं ब्लैक बोर्ड साफ, देख लेना आप इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पवन। पवन मतलब पवन देवता, हवा, विंड। कितने नंबर पॉइंट था, 6 नंबर। आप सभी जानते हैं। देखिए क्या होती है, वायु की गति होती है, उसकी अवधि होती है तथा एक आवर्ती वनस्पति को नियंत्रित करती है। आप सभी जानते हैं अधिक हवा चलती है, अधिक तेज हवा चलती है, तीव्र पवनें चलती हैं। वर्षा ऋतु में देखा होगा, ग्रीष्म ऋतु में देखा होगा, बहुत अधिक तीव्र हवा चलती है तो पेड़ों को उखाड़ देती है। तो जहाँ पर तीव्र तथा अधिक वायु चलती है वहाँ पर वायु पौधों को, वनस्पति को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाती है और जो वायु है ज़मीन से पौधों को उखाड़, वृक्षों को उखाड़ देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आर्द्रता की। किसकी बात करेंगे, आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की। वायुमंडल में जब 100% क्या पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, तब वो वर्षा होती है। एक चीज़ और बताते हैं आर्द्रता के बारे में कि 70% जो आर्द्रता होती है, 70% जो आर्द्रता होती है वह पौधों के लिए क्या होती है, पौधों के लिए उपयुक्त होती है। 70% जो आर्द्रता होती है पौधों के लिए उपयुक्त होती है। इसकी कमी या अधिकता से क्या हो जाती है, आर्द्रता कम होगी तो भी पौधों के लिए नुकसानदायक है, अधिक होगी तो भी क्या है, पौधों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अधिकता में दूसरी वनस्पति नहीं पनप पाती हैं, लेकिन जब आर्द्रता की कमी होगी, तो जब जल की कमी होगी तो क्या होगा, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वह उसके लिए यह चीज़ नुकसानदायक है। या दूसरा हम कह सकते हैं कि 70% जो आर्द्रता है पौधों के लिए अनुकूल मानी गई है, पेड़ पौधों की या वनस्पति के लिए अनुकूल मानी गई है। इसकी अधिकता तथा कमी दोनों ही वृक्षों के लिए हानिकारक मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पे, मृदा। 8 नंबर पे क्या है, मृदा। देखिए क्या होती है, मृदा भी वृक्षों को प्रभावित करती है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।